अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। G7 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। सज गया देवों के देव महादेव का दरबार। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और 15 साल बाद जनगणना की तैयारी। 2 फेज में होगी जातीय जनगणना। आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो 3 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे, जहां पर साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। साइप्रस के बाद मोदी कनाडा पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 6ठी भागीदारी होगी। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश यात्रा पर गए हैं, तो पहला पड़ाव बना साइप्रस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ शानदार स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से भी नवाजा गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस सरकार का आभार जताया और कहा कि ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। 2 दिन के साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने एक बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने साइप्रस को भरोसेमंद साझेदार बताया। अपने बयान में उन्होंने भारत साइप्रस संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया।
अहम बात यह है कि मौजूदा वक्त में भारत के लिए साइप्रस इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि साइप्रस का तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है। ये वही तुर्की है जिसके ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी मोदी के इस साइप्रस दौरे को काफी अहम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है काफ़ी मायनों में, परंतु मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा जो मायना है वो ये दिखा रहा है टर्की को कि हम भी आपके घर के पीछे अपना किला खड़ा कर सकते हैं एक तरह से, राइट। हम भी आपको सर्कल कर सकते हैं। उधर भारत के रिश्ते ग्रीस के साथ अच्छे हैं, जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है वो ग्रीस में ख़त्म हो रहा है, यूरोप में, और फिर आगे बाय लैंड जा रहा है। ग्रीस और टर्की के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, तो टर्की के आसपास के इलाकों में जिन देशों से टर्की को दिक्कत है वो देश हमारे साथ अब दोस्ती करने में उत्सुक हैं। तो टर्की को भी मैसेज जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है हम उसको उसी तरह का जवाब दे सकते हैं। 4 दिन की विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस साल कनाडा इस G7 समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट के एजेंडे में वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे पर चर्चा संभव है। G7 समिट के बाद नरेंद्र मोदी 18 तारीख को क्रोएशिया भी जाएंगे। और मोदी के साइप्रस दौरे पर एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ सेंटर ऑफ निकोसिया पहुंचे तो वहां पर निकोसिया शहर की काउंसिल सदस्य माइकेला किट्रियोटी मलापा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उनके पैर छुए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ी विनम्रता से उनका आदर स्वीकार किया और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के पैर छूने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की, जो इस साल 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में इस यात्रा के शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारी अपने अंतिम दौर में है। खासकर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस साल सरकार और प्रशासन और भी ज़्यादा अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद नुनवान बेस कैंप पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने लखनपुर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। हरे 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 महादेव शिव श्वेतांबर पीतांबर। बस 17 दिन का और इंतजार, पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसके लिए इस यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां अंतिम दौर में है। चाहे यात्रियों के ठहरने का इंतजाम हो या फिर सुरक्षा का इंतजाम, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का पूरा जोर यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने पर लगा हुआ है, जिसकी गवाही नुनवान बेस कैंप से आई ये तस्वीरें दे रही है। नुनवान बेस कैंप, जो पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमेशा से अमरनाथ यात्रियों का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रहा है। यहाँ पर बाबा बर्फानी के भक्तों को बिजली, पीने का पानी, शौचालय और मेडिकल हेल्प जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने जहां इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की पहले ही तैनाती अमल में लाई है, वहीं पवित्र गुफा जाने वाले रास्तों पर जगह जगह हाईटेक सीसीटीवी कैमराज और फेशियल FRT यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में नुनवान बेस कैंप पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। खासकर सुरक्षा को लेकर इस साल और भी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 600 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात किया जा रहा है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना भी शामिल है। सिक्योरिटी में ड्रोन सर्विलांस से लेकर स्निफर डॉग्स और हाईटेक कैमरों तक को शामिल किया गया है। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। घाटी ही नहीं, जम्मू संभाग में यात्रा से जुड़ी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार लखनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था का जायजा लिया। लखनपुर में ही 14 RFID रजिस्ट्रेशन सेंटर होंगे जो 25 जून से शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जम्मू के ही भगवती नगर यात्री निवास में भी रंग रोगन, लाइट, पानी और साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहीं पर जो है श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होती है जम्मू शहर में, क्योंकि श्रद्धालु पहले जम्मू शहर में ही आते हैं। यहीं पर जो पंजीकृत श्रद्धालु होते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है और साथ ही में शौचालय की व्यवस्था रहती है। और अगर हम देखें तो यहीं से ही श्रद्धालुओं के जो जत्थे हैं वो यहीं से रवाना होते हैं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर से। और श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है उसका जो पहला जत्था है यात्रियों का वो 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा, सुबह सुबह ही यहाँ रवाना होगा और 3 जुलाई से फिर यात्रा जो है कश्मीर घाटी में शुरू हो जाएगी। हर साल होने वाली इस पवित्र तीर्थ यात्रा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से जाते हैं, जिनके खाने पीने के लिए जगह जगह भंडारों का भी इंतजाम रहता है। इन भंडारों का आयोजन करने वाले लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के करनाल से श्री अमरनाथ युवा मंडल इस साल अपने 18वें भंडारे का आयोजन तीर्थ यात्रियों के लिए करने जा रहा है, जिसके लिए भंडारे से जुड़ी सामग्री लेकर ट्रक करनाल से रवाना भी हो चुके हैं। पहलगाम से आरिफ बलोच, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ करनाल से कमलदीप, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज जनगणना की कर लेते हैं, जिसके साथ पहली जातीय जनगणना भी होगी। देश में हर 10 साल पर आम जनगणना करवाने की परंपरा रही है। 1947 में देश की आज़ादी के 4 साल बाद यानी कि 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। तब से लेकर अब तक सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC, ST या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती रही है। पहली बार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर भी जनगणना होगी। आज़ादी से पहले भी जातियों के आधार पर गिनती होती थी। आज से 144 साल पहले यानी साल 1981 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने देश में जनगणना करवाई थी। 1931 तक जनगणना का यही आधार था। इसके 10 साल बाद यानी कि 1941 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन उससे जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। 1991, 2001, 2011 में भी जनगणना हुई। हालांकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड महामारी की वजह से टल गई। फिर लोकसभा चुनाव की वजह से इसको टालना पड़ा। कुल मिलाकर 5 साल की देरी के बाद गृह मंत्रालय ने आज आम जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। इसमें देश के बाकी बचे राज्यों में जनगणना शुरू होगी। रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी, जिसमें पहली बार केंद्र सरकार 2 फेज में जनगणना करवाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।
1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें बाकी बचे भारत के 26 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। जनगणना के आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गलती न हो। इसके बाद डेटा को डिजिटलाइज सुरक्षित रखने की कोशिश होगी। इसे आंकड़ों में छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी, यानी कि डेटा परफेक्ट रहेगा। दूसरा फायदा यह भी होगा कि आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण भी मुमकिन हो पाएगा। अभी तक धर्म, वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर जनगणना होती रही है। हालांकि जाति से जुड़े डेटा जारी नहीं किए जाते थे, लेकिन इस बार खासतौर पर और बारीकी से जातियों की जनगणना होगी और उन संप्रदायों में भी जातियों के आंकड़े जुटाए जाएंगे जिनमें जाति व्यवस्था है। जनगणना में 34 लाख गणनाकार और 1,30,000 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। जनगणना और जाति जनगणना को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना और जाति जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले उन राज्यों में जो कि पहाड़ी राज्य हैं, जहां पर स्नो बाउंड एरिया रहता है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको पहले ही उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित दूसरे राज्य शामिल हैं जो कि पहाड़ी राज्य हैं, जहां पर जो पर्यवेक्षक, इसके साथ साथ जनसंख्या गणना करने वाले अधिकारी जिनको जाने में दिक्कत होगी, उसकी शुरुआत पहले ही कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनगणना का जो दूसरा फेज होगा वो 1 मार्च 2027 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और इसमें जनगणना, एक सामान्य जनगणना, इसके साथ साथ जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा दूसरे चरण में और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जनगणना करने के लिए 2 फेज और भी शामिल इसी दौरान किए जाएंगे, जिसमें लोगों से जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें उनके मकान के बारे में जानकारी, उनके मकान कितने हैं, साथ ही उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी पहले फेज में लिया जाएगा। इसके साथ ही जो जनगणना का दूसरा फेज होगा, जिसका अलग तरीके से इसको शामिल किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें जनसंख्या लोगों की पूरी तरीके से गिनी जाएगी। इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उनकी क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों की जानकारी लिया जाएगा। दूसरे फेज में ये पूरी जानकारी लेकर के इसको बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 34 लाख से ज्यादा जो पर्यवेक्षक हैं, इसके साथ साथ जनसंख्या की गणना करने वाले लोग इसमें शामिल किए जाएंगे और अलग अलग राज्यों में फेज वाइज मैनर में इसको पूरी तरीके से 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। डिजिटल तौर पर इसको पूरी तरीके से स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से संख्या गिनने में किसी भी तरीके की त्रुटि न हो, इसको लेकर के बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का अब नोटिफिकेशन आ गया है और अब ये जनगणना की शुरुआत मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे बात घाटी में पर्यटन की बहार की, बात पटरी पर लौट रहे कारोबार की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट्स को एक बार फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही कश्मीर में सुरक्षा कारणों के वजह से टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब इन टूरिस्ट स्पॉट्स को दोबारा खोलने से घाटी में एक बार फिर से कारोबार बढ़ेगा, पर्यटकों की आमद भी बढ़ेगी। कश्मीर में अब फिर से बहार लौट रही है। यहाँ के टूरिस्ट स्टॉप और सैर सपाटे की जगह एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार होने वाली है। श्रीनगर में डल झील के आसपास तो चहल पहल पहले से ही दिख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में मौजूद टूरिस्ट स्पॉट्स पर पिछले अप्रैल महीने से बंद सैलानियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स को सुरक्षा के लिहाज से सैलानियों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब माहौल बदलता दिख रहा है, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने इन इलाकों को टूरिज्म के लिए खोलने का फैसला किया है। फिलहाल कश्मीर में ऐसी 8 जगहों को सैलानियों के लिए खोला गया है, जहां वे कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी
जम्मू तथा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और डिवीजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिल करके सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। पहले चरण में कश्मीर के जिन पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोला गया है उसमें शामिल है अनंतनाग जिले के पहलगाम में बेताब घाटी, पहलगाम बाजार क्षेत्र के स्थानीय पार्क, वेरीनाग गार्डन, कोकेरनाग गार्डन, अच्छेबल गार्डन, श्रीनगर में बादामवारी पार्क, निगिन झील के पास डक पार्क और दरगाह हजरतबल के पास तकदीर पार्क को भी जनता के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर के भी कुछ पार्क खोल दिए गए हैं। तो पहला कदम है एक जो है पूरी तरह नॉर्मलाइज करने को चीजें, जहां तक पर्यटन स्थलों की बात है अभी भी कई सारी जगहें बंद हैं, लेकिन एक पहला कदम जरूर उठा है जो एक पॉजिटिव मैसेज बन के आएगा और एक जिसको आप कहेंगे एक रोशनी की किरण बन के आएगा कश्मीर टूरिज्म के लिए। क्योंकि अभी भी अगर आप बात करें बहुत कम टूरिज्म जो है अभी चल रहा है, टूरिस्ट फुटफॉल है, लेकिन जब ऐसे कदम होंगे तो शायद अच्छी मैसेज बाहर जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ेंगी कि जो हिला है पूरा कश्मीर टूरिज्म, धीरे धीरे पर्यटक घाटी की तरफ वापस आएंगे। श्रीनगर में गुजरे बरसों के मुकाबले इस बार गर्मी ज्यादा होने के बावजूद सैलानियों की आवाजाही जारी है। आम लोग भी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलानियों को किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत होकर कश्मीर आ सकते हैं। मैं टूरिस्टों को बोलता हूँ ऑल ओवर पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड आए, कश्मीर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करे, कोई डर की वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ शंकराचार्य टेम्पल है, डल गेट पे काफ़ी प्यारे हाउस बोट्स हैं, माता तुलमुल का मंदिर है यहाँ पर। मैं हर साल आता हूँ एवरी ईयर विद माई फैमिली। लास्ट ईयर मैं 10 डेज के लिए आया, इस बारी भी मैं हफ्ते के लिए आया। बहरहाल सरकार ने बंद टूरिस्ट स्पॉट्स को खोलने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है, तो सैलानियों के लिए एक बार फिर से कश्मीर का दीदार करना आसान हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन पहलों से कश्मीर में पर्यटन को नए पंख भी लगेंगे। मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज़ टुडे।